हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं आपका। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप एक बार को लाइक करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मुद्दे आज क्लियर करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देश में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी बात हम लोग करने वाले हैं। तो वारी वारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी मुद्दे हैं यहाँ पर सैनिकों के, देश के, वो सारे हम मुद्दे यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पूरे। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली खबर ये है आपके लिए कि 6/8/2023 को महारैली होने जा रही है रामलीला मैदान में। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सर्विस एक्स सर्विसमैन जो सोसाइटी है उसकी अगुवाई में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उनके चेयरपर्सन है, जो मेन पर्सन है, आपको बताया वीर बहादुर सिंह है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो बढ़ती है, ये जो रैली है, एक तरीके से मान लीजिए वहाँ पर जाके हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये कोई मेरी पर्सनल रैली नहीं है, ये किसी देश के एक संगठन की रैली नहीं है। इसमें सभी संगठन, देश के सारे संगठन, सभी भूतपूर्व सैनिक, लाखों भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हों, अपना योगदान दें, जिससे कि ये रैली जो है वो पूर्ण हो और इससे कुछ इफेक्ट पड़े आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर। क्योंकि 6 अगस्त की रैली है, 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा। हो सकता है उसमें वे कुछ बोल दें। आज तक तो शायद उन्होंने कुछ बोला नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 15 अगस्त के भाषण में कुछ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऐलान कर दें। सैनिकों के लिए हो सकता है 15 अगस्त पर मोदी जी के बड़े ऐलान। तो इसीलिए यहाँ पर ये महारैली गठन की गई है 6 अगस्त को, जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक आएँ, जिससे कि यहाँ पर लगे कि हाँ, अब सैनिक जग गया है। मित्रों, यहाँ पर अन्ना हजारे जी भी इस रैली में आने का यहाँ पर उनको निमंत्रण भेज दिया गया है। आप भी आएँ, सादर आमंत्रित हैं। आप भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको भी यहाँ पर इसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन अब उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और वो किस हालत में हैं, उनके माइंड का स्तर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो वे उन पर निर्भर करता है। वैसे उनको आमंत्रण भेज दिया है, निमंत्रण भेज दिया है, वो आएँ, सादर यहाँ पर उनको निमंत्रण है। स्पर्श ने कर दिया क्लियर कब आएगी पेंशन। देखिए, पेंशन यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप टेंशन ही ना लो। हर महीने की लास्ट डेट में यहाँ पर स्पर्श पेंशन दिया करेगा। ये आप लोग क्लियर कटवा लो, सुन लो। और आपकी सैलरी स्लिप जो है वो पहले ही आ जाएगी। 25, 26, 27, 28 तारीख में वो सैलरी स्लिप जो स्पर्श में जो पेंशन स्लिप होती है वो यहाँ पर पहले ही उसको प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद में आपको महीने की अंतिम तारीख को, जैसे 31 जुलाई है तो 31 जुलाई को यहाँ पर पेंशन आने वाली है। ओके, 30 है तो 30 आएगी। मान लीजिए हमारा अगला महीना 30 का है तो वो 30 में आएगी। तो ऐसे ही जो महीना 28 का होगा 28 में आएगी, 29 का होगा 29 में आएगी, ठीक है ना। तो अंतिम तारीख में ही यहाँ पर इस पर पेंशन दिया करेगा। ये बात आप लोग नोट कर लो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, पेंशन हमारी है वो आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा कहना चाहिए या फिर मजाक, ये तो समझ में नहीं आ रही है बात। अप्रैल 1998 से दिसंबर 2009 तक एक पेंशनर को यहाँ पर पेंशन नहीं दी गई। केवल बात क्या थी कि वे बीमार थे, उनका कोई ऊपर देख रेख करने वाला था नहीं, और उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, पेंशन नहीं दी गई है। करीब 12 साल का पेंशन का पैसा उनका वहाँ पर फंसा हुआ है। इसके लिए उन्होंने कोर्स के चक्कर लगाए और इसके बाद में यहाँ पर 12 साल के बाद उनको न्याय मिला है और कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि आप लोग इनको जल्दी से जल्दी पैसा देने की कार्रवाई करें। अगर 3 महीने के अंदर इनको पैसा इनका नहीं वापस दिया तो 8% की ब्याज भी उस पैसे पे देनी पड़ेगी। तो रकम बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो पैसे की कीमत है, जो आज पैसे की कीमत है, रुपए की कीमत है, वो
आज से 10 साल पहले रुपये की कीमत क्या थी वो आप लोग डिफरेंट कभी भी यहाँ पर सरकार भर नहीं सकती है, क्योंकि रुपया यहाँ पर डॉलर के मुकाबले आज बहुत ही कम नज़र आ रहा है। पहले रुपया की बहुत अच्छी कीमत थी, लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत रुपया की इतनी अच्छी कीमत नहीं रही है अगेंस्ट डॉलर। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा अंतर है, वो उसको सरकार कभी पाट नहीं पाएगी। लेकिन मैं यही करूँगा आग्रह कि यहाँ पर उनका जो दुख है उसको दूर करने के लिए आप लोग बिना लेट हुए ही अगर उनको 5 से 7-8% का ब्याज दे दोगे तो बड़े खुश होंगे वो कि अरे चलो भाई किसी ने तो मेरे बारे में सोचा। लेकिन मित्रों यहाँ पर कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, सब अपने बारे में सोचते रहते, दुनियादारी है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जीवन प्रमाण पत्र समय से ज़रूर जमा कर दें। बाय द वे आप बीमार हैं तो भी आप लोग अब तो ऑनलाइन के माध्यम से घर जीवन प्रमाण पत्र नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें, स्पर्श डाउनलोड कर लें, उससे आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर फ़ोटो खींच के ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ऐसी गलती ना करें। कोई भी पड़ोसी है, कोई भी मतलब घर का है, कोई भी, तो आप उन किसी से भी मदद ले लें, लेकिन जीवन प्रमाण पत्र ज़रूर ही जमा कर दें। क्योंकि न तो बैंक वालों को कोई मतलब आपकी पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है, न किसी पड़ोसी को कोई मतलब आ रही है नहीं आ रही है, न किसी की गवर्नमेंट को कोई मतलब कि आपकी पेंशन आ नहीं रही है, क्योंकि वो सब पे अपने अपने काम हैं। फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपका कौन सा काम अटका हुआ है, पेंशन कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। इसी के रिलेटेड हम यहाँ पर बहुत सारी वीडियो बना के टेबल की डालते रहते हैं, इसीलिए डालते रहते हैं जिससे कि जागरूकता हो कि कितनी पेंशन आनी है, कितनी बाकी है, कम तो नहीं आ रही है, ज़्यादा तो नहीं आ रही है, सारा कुछ हिसाब होना चाहिए हमारे दिमाग में। तो यहाँ पर देखिए 7वां पॉइंट हमारा ये है कि पेंशन कर्मचारियों का डीए और डीआर जो कैबिनेट मंजूर करता है, अप्रूव्ड करता है, और वो करेगा आपका 2023 सितंबर में। तो आप लोग सितंबर जो है उसका इंतज़ार करें और लगभग दिवाली के आसपास ये जो एरियर पैसा होगा, 3 महीने का जो लेट पैसा होगा वो दिवाली के आसपास आ जाएगा, जो कि आपका जो अंतर है 42 से 46% हो रहा है, तो 42 से 46% हो रहा है लगभग। तो आप लोग 42 से फिर आप लगा सकते हैं हिसाब के कम से कम यहाँ पर 4% का यहाँ पर ग्रोथ है, तो वो हमको यहाँ पर 3 महीने बाद ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो अगला मुद्दा है वो बहुत ही भयंकर मुद्दे, आपकी जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने भयंकर मुद्दे हैं यहाँ पर। इक्वल एमएसपी की पूरी तैयारी है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के लॉयर जो हैं उन्होंने पूरे सबूत पक्के करके रखे हैं, और अब इस बार यहाँ पर 31 जुलाई को वो सुनवाई हो रही है। तो पूरा यहाँ पर एक कहना चाहिए कि प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो सैनिक हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए और एमएसपी बराबर हो जानी चाहिए। नमा हमारा पॉइंट है, पेंशनर्स को कम आ रही है पेंशन। देखिए आप लोग ये चेक कर लीजिए, अगर आपको कम आ रही है तो आप सीपी ग्राम ज़रूर करें, ग्रावेंस ज़रूर डालें, ज़्यादा आ रही है तो भी डालें, क्योंकि आपसे रिकवरी कर ली जाएगी। फिर क्या फ़ायदा होगा कि उस पैसे का हम खर्च कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, फिर उसको हमारी पेंशन से काट दिया जाएगा। तो अब ज़्यादा आ रही है तो भी आप सीपी ग्राम करिए, खबर करिए साहब हमारे पास ज़्यादा पेंशन आ रही है, हमारी ये रैंक है और पेंशन ये आ रही है, तो वो समय से ही फिर दुख नहीं होगा, चलो ठीक है वो सही बराबर है। अब पेंशनर्स को कम आ रही है पेंशन, तो वो जैसे मान लीजिए स्पर्श में जैसे माइग्रेटेड हुए हैं तो उसमें कुछ कमियां आ गई हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि पेंशन में रैंक कोई या किसी रैंक की पेंशन आ रही है तो आप लोग उसको करेक्ट करवाएं, सही करवाएं समय रहते हुए, इंतजार न करें किसी का कि अपने आप हो जाएगी। अपने आप कुछ भी नहीं होता है इस देश में। अगर देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है तो फिर देश की जनता भूखी क्यों मर रही है? बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग ये बताइए कि 2014 से लेके 2023, 22, 23 तक यहाँ पर कितनी भर्तियाँ, कितनी वैकेंसीज पूरी हो गई हैं, कितने लोग यहाँ पर नौकरी, कितने लोगों को नौकरी मिली हैं, कितनी भर्ती यहाँ पर क्लियर हो गई हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। मित्रों फिर कैसे कह सकते हो आप कि हमारा जो देश है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है?
फिर देश में पैसे के लिए धरना क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग कह रहे हैं कि साहब हमें हक नहीं दिया जा रहा है। अगर देश तीसरी इकोनॉमी बनना है तो संपन्न हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर लोग प्रसन्न रहने चाहिए, धरना नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सबके दिमाग में एकदम ऐसी लहर होनी चाहिए, अरे साहब अब तो राम राज आ गया। तो फिर क्यों ऐसा, फिर क्यों 2014 तक 57 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, अभी 9 साल में बढ़ के यहाँ पर 85 लाख करोड़ का कैसे हो गया। 57 लाख करोड़ से 85 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हो गया, अगर वो तीसरी इकोनॉमी बनना ही है तो। अब आप लगा लीजिए 57 कहाँ और कहाँ 85। होना चाहिए था, थोड़ा सा लेते हैं कर्ज, क्योंकि पैसा लेना, आगे देश बढ़ना है तो कर्ज तो होगा ही थोड़ा सा, लेकिन इतना थोड़ी हो जाएगा 9 साल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सोचने वाले विषय हैं, और इसलिए इस वीडियो को आपको यहाँ पर शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि ये मुद्दे सबके सामने। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पॉइंट है कि देश की मीडिया भी गवर्नमेंट के दबाव में है, तो ये तो सबको पता है। अब इसको मैं कहूँ तो क्या किस तरीके से कहूँ, मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी मीडिया यूट्यूब हैं, जो भी बड़े बड़े नामी ग्रामी, जहाँ तक कि विपक्ष के भी चैनल्स जंतर मंतर को कवर करने से कतरा रहे हैं। क्यों, क्या है आखिरकार ऐसा वहाँ जंतर मंतर पर? क्या दुश्मन बैठे हैं सारे लोग, पूरे देश के दुश्मन हैं क्या वहाँ जो बैठे हैं, जो धरना दे रहे हैं? क्या उनकी मांग जायज़ नहीं है? क्या इन्होंने कुछ गुनाह करके वहाँ पर बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है, वो भी आपके ही भाई हैं, और उन्होंने भी देश के लिए सेवा करी है, उन्होंने भी देश के लिए जंगें लड़ी हैं। तो फिर यहाँ पर मीडिया कवरेज करने के लिए क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? जबकि एक सीमा पार करके छिचोरेपन को मतलब के लिए वो देश से विदेश में ऐसे भागा फिर रहे हैं, तो और मीडिया उस छिचोरेपन को दिखा रही है। और ये सीमा जी ने ये किया, सीमा जी ने वो हुआ, सीमा जी यहाँ चली गई, उसको जेल में हो गया हैदर वैदर, और वो कौन सा है, क्या लड़का है उसका नाम मुझे तो पता नहीं है, सचिन वचिन। तो वो क्या यार, ये क्या हो रहा है? मतलब आप लोग वो बिना बात का जो टॉपिक है उसको इतना सर दर्द कर दिया है कि हर जगह वही चीज़ चल रही है। एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भाग गई है अंजू, उसको देखो क्या लोग दिखा रहे हैं। मतलब जो चीज़ दिखानी चाहिए उसको कोई नहीं दिखा रहा है, जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए वो दिखा रहे हैं। अब इस चीज़ से क्या साबित कर रहे हो? मतलब अगर कहीं से कोई लड़की भाग जाती है तो क्या वो अच्छी बात है? मतलब बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग डंका बजा के दिखाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको जो भी गलत काम होता है उसको दबाना चाहिए, लेकिन यहाँ उजागर कर रहे हैं। अभी जो गलत हो रहा है उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जो गलत हो रहा है समाज के साथ, देश के साथ, या किसी भी पर्सन के साथ, उसको कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन जो गलत हो रहा है छिचोरेपन का जो गलत हो रहा है उसको सब दिखा रहे हैं, सब चैनल बता रहे हैं, छोटे से छोटे लेकर यूट्यूबर, बड़ा सा बड़ा, उसके पीछे पड़े अंजू मंजू संजू सीमा बीमा के सब। ये सब बकवास की बातें हैं। यहाँ से ध्यान हटा के अपने कामों पर और जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर मीडिया को कवरेज करना चाहिए। अगली बात आती है, जब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर 18 महीने का एरियर DAR क्यों नहीं मिला? उसके लिए वो आप लोग कोरोना काल में खा गए हैं। वैसे देश तरक्की कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। राजा मणिपुर की जगह राजस्थान में क्यों? क्या मणिपुर में हिंसा नहीं हो रही है? क्या मणिपुर में व्यक्ति नहीं मारे जा रहे हैं? आपने वहाँ कितनी बार सर्वे किया? देखिए, आप राजा हैं, राजा से जनता का प्रश्न करने का हक है। अब अगर देखिए वही चीज़ के राजा से जनता ने प्रश्न किया और उसको तुम मार दो, तो ये क्या हुआ? ये तो तानाशाही हुई ना भाई। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ आपके विपक्ष में कोई बोला तो उसकी बस लुटिया मांस दो उसको आप, मतलब ये तो कहीं तक सही बात है नहीं। तो मित्रों यहाँ पर क्या है कि देखो, सब लोग परेशान हैं, सब लोग दुखी हैं, सब लोग यहाँ पर मतलब ज़िंदगी को काट रहे हैं रख के। तो अब राजा से तो देखो, अब पुकार किससे करते हैं? अगर कोई संतान परेशान है तो किससे पुकार करेगा? माँ बाप से। अगर देश की जनता परेशान है तो किससे पुकार करेगी? भाई वो तो देश के राजा से ही करेगी। तो आप राजा हैं, राजा अधिराज राजा हैं आप लोग, आप इस देश के मालिक हैं। तो क्या जनता को हक नहीं है कि वो आपसे प्रश्न करे?
क्यों नहीं आप जा रहे मणिपुर? क्यों नहीं वहाँ की जो शांति भंग हो रही है उसको बना के रखने के लिए आप कोई कदम क्यों नहीं ठोस उठा रहे हो हैं? तो यहाँ पर ये सारे जो मुद्दे हैं वो एक ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर हमको सोचना चाहिए। सरकार को जिन वायदों के लिए सरकार लेके आई थी, क्या वे वायदे कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये सोचने का विषय है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वे वादे पूरे हो रहे हैं या बस सारा पैसा देश के रोड बनाने में और पता नहीं क्या क्या बनना है। लेकिन देश को मजबूत करने के साथ साथ देश की जनता को भी हमें संतुष्ट करके रखना है साहब। देखिए, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। शायद मैंने आज तक जीवन में मोदी जी के अलावा किसी को वोट दी ही नहीं है, कभी नहीं वोटिंग करी भाई मैंने। क्योंकि मेरे को कोई भी कैंडिडेट पसंद ही नहीं था, पहले भी कोई पसंद नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर नोटा दबा के चलाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से लेके आज तक मैं इतना अंधभक्त कह लीजिए आप, मैंने पूरा समर्थन दिया है अपने परिवार सहित। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मोदी जी अगर इन सभी समस्याओं का छुटकारा कर देना, देश की समस्याओं का, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनका पूरी दुनिया में डंका बजा दूंगा कि सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। क्योंकि सच्चे भक्त हैं, देशभक्त हैं और वैसे भी अच्छे इंसान हैं, वैसे भी सन्यासी आत्मा हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा विरोध नहीं है किसी से, कोई पार्टी से हम विरोध नहीं कर रहे कि वो सरकार बुरी है, कि ये बुरा है, कि वो सब बढ़िया हैं। लेकिन बढ़िया कौन कहलाएगा समाज की निगाह में? जो बढ़िया काम समाज के लिए करेगा। मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, अब मेरे कहने से मैं अच्छा नहीं हो गया, लोग मुझसे कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तब मुझे अच्छा महसूस होगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ सब पूरी दुनिया कह रही है मैं अच्छा हूँ, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ। अब मैं ही चिल्लाता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बचाऊँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा नहीं बन सकता। देखिए, मैं समाज के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करूँगा, तभी मुझे अच्छे का खिताब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न है, डाउट है, क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में करें। आपसे फिर मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।